मेरी सरदार माँ और बहनों, बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम लोगों से एक गुजारिश करने आया हूं कि 6 अप्रैल के दिन आप तमाम लोग निकलकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करिए और इस असेंबली के इलेक्शन में तमिलनाडु के आप जमहूरियत को कामयाब करिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस पीटी दिनाकरन साहब की पार्टी AMMK के साथ है और हम इस अलायंस में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 3 असेंबली की सीट मिली है और हमारी पूरी कोशिश ये है कि इस अलायंस में जितने सियासी पार्टियां शामिल हैं उन तमाम के उम्मीदवारों को कामयाबी के लिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से इन तमाम उम्मीदवारों को इस इलेक्शन में MLA मुंतखब करवाएगा। मैं आपको एक और बात बताना जरूरी समझता हूं कि तमिलनाडु की सियासत में हमेशा रिवायती तौर पर ट्रेडिशनली 2 पार्टी का रूल रहा है। या तो कभी ADMK लेड अलायंस को हुकूमत बनाने का मौका मिला या फिर DMK लेड अलायंस को तमिलनाडु में गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि तमिलनाडु के इलेक्टोरेट के पास एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के रूप में TT दिनाकरन लेड अलायंस जो AMMK के साथ है वो आगे बढ़ रहा है और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के लिए न सिर्फ वैक्यूम है बल्कि पॉलिटिकल स्पेस भी है और मुझे यकीन है कि आप तमाम की ताईद और दुआओं की बिना पर इंशाअल्लाह ताला इस असेंबली के इंतखाबात में ये थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर ये उभरेगा और इसका फायदा राष्ट्र तमिलनाडु की आवाम को होगा। आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी और आपके जो मसाइल हल नहीं हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आपके अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं, वो यकीन है मुझे कि इस थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के कामयाबी के बाद तेजी के साथ वो तमाम प्रॉब्लम्स, मसाइल और इश्यूज हल किए जाएंगे। चौथी बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि तमिलनाडु की सियासत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि इस रियासत में गरीब मजलूम अवाम की एक आजाद सियासी क़ियादत बने और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह के फजल करम से मुल्क के बहुत से रियासत और शहर और गांव में मुझे जाने का मौका मिला। मैं बहुत से मुकामात का जाकर वहां के हालात को देखा भी हूं और उन मुकामात में जिम्मेदारों और बुजुर्गों की जबान से आपकी बेबसी और बेहाली की दास्तानें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। इसका वाहिद निजात का रास्ता एक ही है कि वतन अजीज में हम तमाम को मिलकर अपनी एक आजाद सियासी क़ियादत बनाना जरूरी है। यकीनन हमारे सफ़ों में इख्तलाफात हो सकते हैं मगर उन इख्तलाफात को बाजू रखते हुए हमको सियासी तौर पर मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना है, तभी जाकर हम अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी भी है, दस्तूरी भी जिम्मेदारी भी है और बहैसियत मुल्क के शहरी की भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे इस मुल्क में सेकुलरिज्म को मजबूत रखें, हम इस मुल्क में फिरका परस्त और फिस्ताई फासिस्ट ताकतों को शिकस्त दें। मगर मैं आपको एक तल्ख हकीकत बता रहा हूं, वो तल्ख हकीकत ये है
कि पिछले 60 साल से सिर्फ हम ही इस बोझ को उठा रहे हैं और हमको इस बोझ को उठा उठाकर हमारा मुकद्दर ये बना दिया गया कि मुल्क में अगर आपको सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मुल्क में अगर फैसिज्म को शिकस्त देना है, तो ये हमारे कंधों पर और हमारी जिम्मेदारी बनाकर रख दिया गया। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है, यकीनन ये चैलेंज है, ये जहर पूरे मुल्क में बढ़ चुका है। इस जहर को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि इस जहर को रोकने की जिम्मेदारी हर सियासी पार्टी पर आयद होती है। मगर आज आप देखते हैं कि खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को और दलित को डराकर वोट हासिल किया जाता है। मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि हमको डरने और घबराने की जरूरत हरगिज नहीं है। फिस्ताई ताकतों को, कम्युनलिज्म को रोकना हम ही तो रोकते आ रहे हैं। पिछले 60 साल से कौन कम्युनलिज्म का और फैसिज्म का मुकाबला कर रहा है? पिछले 60 साल से कम्युनल राइट्स में किसकी जायदादों को लूटा गया? पिछले 60 साल में किसकी मस्जिद को सारी दुनिया की आंखों के सामने शहीद कर दिया गया? पिछले 60 साल में किसने देखा कि तमाम एजुकेशन में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में, ड्रॉप आउट रेट में, ग्रेजुएट होल्डर्स में कमी, ये सब किसकी है? ये सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी का फिगर आता है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताइए। यकीनन मुकाबला करना है कम्युनलिज्म से, फैसिज्म से, मगर ये कैसा मुकाबला है कि मैं अपने बच्चों की स्कूल की तालीम की बात ना करूं, मैं अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात ना करूं, मैं अपने इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप की बात ना करूं, मैं अपनी मस्जिद की जगह, जिस जगह पर शहीद किया गया, उसकी दोबारा तामीर की बात ना करूं। हमारे बच्चों की जवानी को खत्म करके रख दिया गया और जेलों में उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया गया। मैं उनके इंसाफ और उनकी रिहाई की बात ना करूं, मैं अपने मोहल्ले में स्कूल खोलने की बात ना करूं। ये तमाम चीजें हैं। इसका राज ताल्लुक एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप से निकलता है। और आप इस बात को समझिए, मैं यहां पर अपनी मकबूलियत या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए हरगिज नहीं आया हूं। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि हम तो और आप इस दुनिया से चले जाएंगे और यकीनन मैं भी जाऊंगा। इस जमीन की ग़िज़ा हम तमाम बनेंगे। मेरा जिस्म भी इस मट्टी में गुल हो जाएगा। मगर याद रखिए, जब तक मैं जिन बातों की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं, इस पर गौर करिए ठंडे दिल से, इस पर गौर करिए। कब तक डर डर कर आप इस पार्टी को वोट देंगे? कब तक आप डर डर कर खामोशी में बैठकर अपने घर के कोने में आंसू बहाते रहेंगे? कब तक हम हिचकियां लेंगे, परेशान होंगे? मेरे भाई, डर की बुनियाद पर 6 अप्रैल को वोट मुझे भी मत दीजिए, ना मेरी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको वोट देना है तो उम्मीद की बुनियाद पर दीजिए। अगर आपको वोट देना है तो बेखौफ होकर वोट दीजिए। अगर आपको वोट देना है तो बेखौफ होकर अपना सीना तान कर पूरी जिम्मेदारी के साथ आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मगर याद रखिए, अगर आज आप 6 तारीख के दिन डर कर वोट देंगे तो जिंदगी भर हम डर डर कर वोट देंगे और हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं हम उसकी तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। इन बातों की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करने के लिए आया हूं। आप अपनी एक लीडरशिप को बनाइए। याद रखिए, तमिलनाडु की सियासत में ये दीगर जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सिर्फ टिकट दिया जाता है दिखाने के लिए, उनको टिकट दिया जाता है दुनिया को बताने के लिए, जिनको अंग्रेजी में कहते शो बॉयज हैं। ये तमाम के तमाम शो बॉयज हैं। ये अपनी जबान नहीं खोलते, ये गूंगे बनकर पार्लियामेंट में बैठते हैं या तमिलनाडु के असेंबली में अंधे या गूंगे बनकर बैठते हैं। अगर इनकी जबानों में हिम्मत होती तो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते। अगर इनकी आंखों में रोशनी होती तो इनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकलता जब वो बर्बादी और मसायब को देखते मजलूमों के। इसीलिए मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल
लीडरशिप की जरूरत है। इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, इससे हमारी जमहूरियत में लोगों में और भरोसा पैदा होगा। वरना ये बेनाम की ये तमाम शो बॉयज को कामयाब करने से आपका कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगा। हाँ, किसी के एक के घर में चिराग जल जाएगा, मगर वो गरीब जो आज भी डर कर खौफ से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसके घर में कभी रोशनी नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमारे आने वाले नौजवानों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ये बात को आपको समझना है। यकीनन मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ था ना रहूंगा, बल्कि मैं तो मानता हूं कि सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मगर सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हाथ काट कर दे दूं। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब ये नहीं है कि अपने उंगलियां काट कर दे दूं। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद कर लूं। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सोचने और समझने की तमीज से महरूम हो जाऊं। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारूं। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पसंद की पार्टी को वोट ना दूं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तमिलनाडु की सियासत आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं क्या आपको बताऊंगा। मगर एक हकीकत है, चाहे एडीएमके हो और डीएमके हो, ये दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, डीएमके ने भी बीजेपी का साथ दिया है, एडीएमके भी ने भी बीजेपी का साथ दिया है। बताइए फिर आप कैसे डीएमके को सेकुलर कहते हैं? मैं आपको याद दिला रहा हूं, 30 अप्रैल 2002 गुजरात का फसाद चल रहा था, खून की होली खेली जा रही थी, इंसानियत को खत्म किया जा रहा था। जब लोकसभा में डिबेट हो रहा था तो यही डीएमके ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तारीफ की, अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ में उस मोशन का साथ किया। क्या आप भूल गए उन लोग चीजों को? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग आज डीएमके को सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट दे रहे, किस बुनियाद पर आप दे रहे, मुझे बताओ। यही डीएमके थी ना जो अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा में साथ दिए थे। मगर आपसे कह रहे हैं बीजेपी को रोकना है तमिलनाडु में, इसलिए डीएमके को वोट दो। आपका फैसला है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। किसको वोट देना वो आपका फैसला है। मेरा काम यह है कि आपको हकीकत बताऊं और बताकर जाऊंगा मैं यहां से। उसके बाद आप जाने, आपका फैसला जाने। डीएमके ने सपोर्ट किया था 30 अप्रैल 2002 को। क्या यह बात सच नहीं है मेरे भाई कि जब इसी लोकसभा में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बिल आया, क्या डीएमके का मैंने उसके खिलाफ मैंने डिवीजन मांगा, वोटिंग किया। यहां से आपने 38 एमपीज को डीएमके लेड कॉम्बिनेशन को कामयाब किया, एक ने भी वोट नहीं दिया। मैं डिवीजन का मुतालबा किया था, सिर्फ 6 वोट मिले मुझे। क्यों नहीं दिया डीएमके और कांग्रेस के एमपीज ने? ये तमिलनाडु का इलेक्शन तो नहीं था नापाल लोकसभा में। ट्रिपल तलाक का बिल आया, मैं डिवीजन पूछा, कौन क्यों वोट नहीं दिए? पूछो इनसे आप। वोट देना था ना बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हम डिवीजन पूछे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल आया, मैं उसकी मुखालिफत किया, डिवीजन पूछा। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया। डीएमके आज कांग्रेस के साथ है। और वही यूएपीए का कानून, पूरे मुल्क में सेकंड हाईएस्ट केसेस अगर कहीं बुक होते हैं तो तमिलनाडु में बुक होते हैं। 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल बच्चों को जेल में डालकर उनको सड़ा दिया जाता है। यह सेकुलरिज्म है। आप खुद सोचो इस बात को, क्या यह सेकुलरिज्म रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अब हमारे को यहां पर इलेक्शन है। याद रखो मेरी इस बात को आप, जिस दिन डीएमके को भी नजर आएगा कि हम अपने मेजॉरिटी वोट्स को से हाथ धो रहे हैं, वो आपको यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देंगे। याद रखो, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। जहां आपकी जरूरत पड़ती है आपकी बड़ी तारीफ करते,
और जब आपकी जरूरत नहीं रहती आपको पोंछ के फेंक देते हो लोग। इसीलिए अपनी अहमियत को समझो आप। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये पूछो अपने आप से आप। मुझे शिकायत डीएमके से नहीं है, मुझे शिकायत करना है तो आपसे करना है। मेरा हक बनता आपको बोलना। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं यकीनन तमिलनाडु की सरजमीन से नहीं हूं, मगर मेरा और आपका रिश्ता वो रिश्ता है जो खून से बड़ा रिश्ता है, जिसको दुनिया की ताकत कभी नहीं तोड़ पाएगी। उस रिश्ते की बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूं, बताइए आप। मैं उस रिश्ते की बुनियाद से आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मेरे इन सवाल का जवाब कौन देगा। 6% मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है तमिलनाडु में और 11% जेल में। कौन जिम्मेदार है इसका बताओ आप। और फिर आपको आ जाएगा 6 तारीख से पहले फोन आ जाएगा, नहीं कोई बड़े आदमी बोले सेकुलरिज्म के लिए वोट दो। वो बच्चे जो जेल में सड़ रहे हैं उनको कौन पूछेगा। आपको मालूम पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आउट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में कहां पर है? सेकेंड हाईएस्ट तमिलनाडु में 24%। 24 मुस्लिम्स आर आउट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन तमिलनाडु। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। और आपका मामला यह है कि आप बोलते सऊदीन ओवैसी साहब, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपका हर स्पीच सुनते, हम आपका हर डिबेट टीवी में सुनते, हमको सुन के जोश आता, मगर वोट डालते वक्त वो कहां चला जाता जोश। वोट डालते वक्त वो मोहब्बत कहां चले जाती। मैं क्या कोई एक्टर हूं जो पैसे लेकर पार्लियामेंट में तकरीर करता हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक जज्बा है, एक तकलीफ है, एक कमिटमेंट है और जिंदगी भर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि रब्बे करीम ने मुझे मौका दिया एक मजलूम और इन तमाम गरीबों की खिदमत करने का। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का करम है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो अल्लाह किसी और से काम लेगा और हो सकता है कि मुझसे अच्छा काम कर सके। मगर मैं आपके सामने इन बातों को रखने का मकसद ये है कि आप सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन मोदी को हराना है, हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को हराना है, एडीएमके को हराना है, हराएंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। मगर ये कौन सा पॉलिसी है कि मैं खुद हार कर दूसरे को कामयाब बनूं? कब तक आप अपने कंधों पर किसी और को उठाकर नाचते रहेंगे? कब तक आप अपने कंधों पर किसी और को उठाकर नाचेंगे? कभी अपनी खुशी में अपने भाई को कंधे पर उठाकर नाचो। एक मर्तबा एक तारीख बनाओ तमिलनाडु में, एक तारीख बनाओ मेरे भाई। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया, मैं आपको, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, मेरी दिल की तड़प है कि आप में से कोई उठकर लीडर बने। क्योंकि यही सरजमीन थी जहां से पूरे भारत के गरीबों को, मजलूमों को सियासी ताकत का एक पैगाम अगर किसी ने दिया तो हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, कायदे मिल्लत। क्या कायदे मिल्लत की कुर्बानी को हम सिर्फ जबान से बोलकर खत्म कर देंगे? अरे कायदे मिल्लत की कुर्बानी को अगर याद रखना है तो पॉलिटिक्स में एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं बनेगी तो फिर आप और हम सिर्फ जिंदगी गुजारते रहेंगे खामोश तरीके से। एक और बात लिख के रख लो आप, ये फिरका परस्ती का जहर, ये फैसिज्म का दौर, ये खत्म नहीं होने वाला है। ये रात बड़ी अंधेरी होने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि स्टालिन हो जाएगा या फुला हो जाएगा तो जादू की छड़ी फिरा देंगे तो फैसिज्म चला जाएगा, कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, हमको मुत्तहदा तौर पर इसका मुकाबला करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। CAA का कानून, NPR NRC का कानून, कौन था पार्लियामेंट में जो बीजेपी के 300 MPs के सामने उस पार्लियामेंट को ब्लैक कानून कहकर फाड़ दिया था? आप खुद देख रहे हैं इन तमाम चीजों को। और तमिलनाडु में फैसिज्म, कम्युनिज्म इतना बढ़ रहा है
कि आप खुद देख रहे हैं कि डीएमके के एक एमएलए गिंगी के केएस मस्तान साहब राम मंदिर के लिए 11,000 रुपये दिए। गिंगी के डीएमके के एमएलए केएस मस्तान 11,000 रुपये दिए। क्या बोल सकते हैं? माशाअल्लाह ही बोल सकते हैं उनको। शायद उनका यही दिल की तकलीफ होगी। और फिर यहां पर नागापट्टनम में एक बच्चा फैजान फेसबुक पे खाली क्या लिखा कि व्हेन यू से बीफ इट इज द बेस्ट, तो नागापट्टनम हॉस्पिटल में उसको मारकर पीट कर उसको दवाखाने में डाल दिया गया। मेरे भाई, ये तमाम वाकयात हो रहे हैं। और फिर आपके इसी इलाके में कृष्णागिरी में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा वाकया भी हुआ। पेरियार के पुतले को तोड़ा गया। ये तमाम के तमाम संघ परिवार के लोग थे। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि टीटी दिनाकरन तमिलनाडु पॉलिटिक्स का फ्यूचर है। टीटी दिनाकरन तमिलनाडु पॉलिटिक्स का एक राइजिंग स्टार है। आप आज नहीं तो कल टीटी दिनाकरन तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और हम टीटी दिनाकरन के साथ सिर्फ इस असेंबली इलेक्शन के तक नहीं है, हम टीटी दिनाकरन के साथ रहेंगे। और अगर कोई मुझसे सवाल करते हैं कि क्या टीटी दिनाकरन बीजेपी के साथ जाएगा, जिस दिन टीटी दिनाकरन बीजेपी के साथ जाएंगे उनका भी हाल ईपीएस और ओपीएस का जो होने वाला वो कर रह जाएगा। ईपीएस और ओपीएस अब इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी को अपना भाई बनाए हैं, वो भूल चुके हैं तमिलनाडु की द्रविडियन हिस्ट्री को। वो नरेंद्र मोदी को अपना भाई बनाए हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको शिकस्त होगी। मेरी आपसे कृष्णागिरी की आवाम से अपील है कि आपके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हल करना बेहद जरूरी है। और टीटी दिनाकरन ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात का वादा किया है कि वो जो 40 मुस्लिम लाइफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं जो 14 और 18 साल से जेल में सड़ रहे हैं, उनकी हम रिहाई अमल में लाएंगे। ये कैसी एडीएमके की ईपीएस और ओपीएस की सरकार है कि उन्होंने अपने एडीएमके के उन लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने 3 बच्चियों को तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 3 बच्चियों को बस में जला दिया था। ये एडीएमके की सरकार ने उनको छोड़ दिया। और वो 40 मुसलमान लोग जो लाइफ कन्विक्टेड है 14 और 18 ईयर्स से प्रिजन में, उनको नहीं छोड़ रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और डीएमके से पूछिए, डीएमके से कि आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये क्यों लिखा कि जो काशी और मथुरा को टेम्पल यात्रा को जाएगा उसको 25,000 से 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला हूं कि हज सब्सिडी को हटाओ और 600 करोड़ जो उसके हज सब्सिडी के हमारे मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाओ। मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत 600 करोड़ खत्म करके अपने जेब में डाल दी, इसको इस्तेमाल नहीं करे। ये डीएमके के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बात आती है। ये कहां लेकर जा रहे हैं तमिलनाडु को? आप याद रखिए, इसीलिए कह रहा हूं, ये फैसिज्म और कम्युनिज्म से मुकाबला आइडियोलॉजी के ऊपर हो सकता है। अब हमारे मुल्क में तमाम के तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मोदी से बड़ा हिंदू कौन बन सकता है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वही जबान, राहुल गांधी की वही जबान, राहुल गांधी के ताल्लुक से कह दिया कि वो जन्योधारू हैं। और फिर बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती कि मैं जन्योधारू भी हूं और शांडिलिया भी हूं। आप सोचो ये मुल्क कहां जा रहा है। आप और हम तो वर्ना सिस्टम में नहीं आते, ना दलित आते, ना मुसलमान आते, ना क्रिश्चियन आते, ना आदिवासी आते। तो फिर क्या होगा इस मुल्क का? किसकी जबान से सुन रहे हैं आप? ये जो अपने आप को सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं, बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इन बातों पर आराम से सोचिए और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को तौफीक दे कि हम एक अच्छा फैसला ले सके। मैं बहैसियत एक मजलिस के जिम्मेदार के और AMM के टीटी दिनाकरन लेड अलायंस के पार्टनर के
मेरी आपसे अपील है कि 6 तारीख के दिन आप यहां से मजलिस के जो उम्मीदवार हैं उनका निशान पतंग का है, पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का और अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।